फर्स्ट यूनिट इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें फर्स्ट टॉपिक बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाई डू नेशंस ट्रेड। दो कंट्री के बीच में ट्रेड क्यों होता है, उसका कारण क्या। ये क्वेश्चन दो अलग अलग चीजों को, तीन चीजें समझाएगा। देखो, व्हाई ट्रेड अराइजेस बिटवीन टू कंट्रीज। डू यू एग्री दैट इंटरनेशनल ट्रेड रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन। और व्हाट आर द कॉजेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में व्हाई डू नेशंस ट्रेड। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, यानी सब चीजें एक ही कंट्री में नहीं मिलती। सो इट कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल नीड्स ऑफ पीपल। तो इसका मतलब ये है कि उसको अगर वेराइटी ऑफ नीड्स ऑफ पीपल को सेटिस्फाई करना है तो कुछ गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती संपत्ति, क्लाइमेटिक कंडीशन, हवामान, लेबर और कैपिटल रिसोर्सेज, टेक्निकल कैपेसिटी, ये सब हर कंट्री में अलग होता है। फर्दर, रिसोर्सेज है ना ऑफ अ कंट्री आर मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन, यानी मतलब कुछ रिसोर्सेज है ना कुछ कंट्री के अंदर सूटेबल है, वहाँ प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे जापान ऑटोमोबाइल गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट के ऊपर। सो इसीलिए उसने स्पेशलाइजेशन किसके अंदर किया है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर। और बाकी सारे गुड्स के ऊपर जापान दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस रखता है। फिर आगे, यूजुअली अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी जिसके अंदर उसको अंडरलाइन करना एब्सोल्यूट या तो कंपैरेटिव एडवांटेज हो, यानी उसको एब्सोल्यूट फायदा, यानी वही चीज उससे प्रोड्यूस हो सकती है। और कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में ये चीज वो ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर पाए। इट विल एक्सपोर्ट इज सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस यानी जो बचता है ना वो प्रोडक्शन अपनी कंट्री में यूज करने के बाद बचा हुआ प्रोडक्शन दूसरी कंट्री को भेजा जाता है। और उसके सामने हम वो कमोडिटी को इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर अपने पास ऐसा एडवांटेज ना हो, ऐसा फायदा ना मिलता हो। दस इंटरनेशनल ट्रेड अराइजेस ड्यू टू द कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज बोल सकते हो, बेनिफिट एडवांटेज बोल सकते हो, गेन एडवांटेज बोल सकते हो। दस, कॉस्ट एडवांटेज इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इफ देर इज नो बेनिफिट और गेन फ्रॉम ट्रेड देर विल नॉट बी इंटरनेशनल ट्रेड। अगर बेनिफिट ना मिले तो इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं हो सकता। अब इसका मेन जो क्वेश्चन है ना वो आता है, देखो कॉजेस, किस कारण से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो व्हाट गिव्स राइज टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड राइजेस ड्यू टू, अंडरलाइन करो, डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री में प्राइसेस अलग अलग होती है। जैसे प्राइस डिफरेंसेस क्यों आता है, तो सवाल, डिमांड कंडीशन अलग अलग होती है और सप्लाई कंडीशन, या तो बोथ, यानी मैंने बोला ना तीन चीजें, तो ये तीन चीजें ये। सबसे पहले सप्लाई कंडीशन का अलग होना। डिफरेंस इन सप्लाई कंडीशन arises due to difference in supply of natural resources, labor and capital resources, efficiency, technology, etc. सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके बाद में लेबर कम मिले, कैपिटल कभी कम हो, कभी एफिशिएंसी ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो। बिकॉज ऑफ डिफरेंट सप्लाई कंडीशंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। तो हमारे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट अलग हो जाएगी, उनके लिए अलग हो जाएगी, इसलिए प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज की बदलेगी। नाउ डिफरेंस इन डिमांड कंडीशन। डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इनकम। देखो, डिमांड में इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सप्लाई में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर और कैपिटल रिसोर्सेज, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी। इसमें इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, क्योंकि डिमांड करने वाले कौन है, कस्टमर्स, लोग, जबकि सप्लाई करने वाले प्रोड्यूसर्स। इफ टू कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग सेम कमोडिटी एट द सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब सेम कॉस्ट होने के बावजूद भी प्राइसेस दो कंट्री में सेम नहीं रहेगी।
क्योंकि एक कंट्री में अगर कोई चीज की डिमांड ज्यादा है तो वहां पे प्राइस ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे दो बातें देखी जाएगी। तो लेवल ऑफ इनकम कितना है, अगर लेवल ऑफ इनकम हायर है और लोगों के पास ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है प्रोडक्ट के लिए, यानी लोग उसी प्रोडक्ट को प्रिफर करते हैं, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। दस डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस, उसके कारण भी क्या होता है, ये ट्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिजल्ट इन द डिफरेंसेस एंड प्राइस डिफरेंस गिव्स राइज, राइज आएगा यहाँ पे, राइड नहीं, राइज टू इंटरनेशनल ट्रेड। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन prices. Price difference arises because of difference in supply conditions or demand conditions. और बोल, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम पे ध्यान देना। डायग्राम चेक करो। डायग्राम 1 देखो, आइडेंटिकल डिमांड कंडीशन। ध्यान देना, इधर इधर समझा रहा हूं, देखो। डिमांड कंडीशन सेम है। डिमांड का कर्व कैसा होता है, ऊपर से नीचे आता होगा। तो देखो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है, ये वाला है, ये डिमांड कर्व है। और ऐसा ही सेम डिमांड कर्व आपको ये साइड पे भी ड्रॉ करना है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। दोनों का स्लोप या तो एंगल जो है ना वो सेम होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करना है। और सप्लाई अलग अलग है, देखो इसकी सप्लाई है ना सीधी ऊपर जाती है डायरेक्ट, बराबर, इसका सप्लाई को। लेकिन जो इसकी सप्लाई है ना वो थोड़ी क्रॉस करनी है अपने को। ऐसा करोगे ना तो तुमको दो जगह पे देखो इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। पहला तो ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पहला यहाँ पे आता है और दूसरा इंटरसेक्शन यहाँ पे आता है। ये 1 लिखा है ना वहां पे, जहाँ पे 1 लिखा है ना वहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है ना वहाँ क्या दिखता है, इक्विलिब्रियम दिखता है। लेकिन वो कौन सी कंट्री में, ये वाली कंट्री में, यानी फॉरेन कंट्री में। लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है ना वो फॉरेन कंट्री का है, राइट साइड वाला डायग्राम होम कंट्री का यानी हमारी कंट्री का है। फॉरेन कंट्री में प्राइस कम हो गई और हमारी कंट्री के अंदर प्राइस ये लेवल पे आती है, पीएच लेवल के ऊपर, और यहाँ पे आती है प्राइस पीएफ लेवल के ऊपर। तो दोनों की प्राइस में फर्क है। एक जगह पे प्राइस कितनी है, पीएच यानी ज्यादा, यानी हमारी कंट्री में प्राइस ज्यादा है, दूसरी कंट्री के अंदर प्राइस कैसी है, कम है, बराबर ना। तो कम प्राइस है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों के बीच की गैप है ना उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराने। याद रखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो समझते नहीं है ना, वो ये जो गैप दिख रही है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, ये दोनों की गैप सेम हो ना उस जगह पे आपको ड्रॉ करने का। ये डायग्राम भी थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो है ना ये दोनों गैप इक्वल हो जानी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गैप इक्वल हो जानी चाहिए। या एक्सपोर्ट ज्यादा दिख रहा है, इंपोर्ट कम दिख रहा है, गैप सेम होनी चाहिए दोनों की। तुम जब स्केल लोगे ना तो उसके बाद में तुमको पता चल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्टली सेम रखो, पर सिमिलर दिखनी चाहिए, बराबर नहीं। तो यहाँ क्या देखा तुमने, डिमांड के एंगल दोनों सेम है। सप्लाई एक सीधी ऊपर जा रही है और एक थोड़ी स्लैंटिंग ऊपर जा रही है, यानी फॉरेन कंट्री में स्लैंटिंग है, होम कंट्री के अंदर डायरेक्टली ऊपर जा रही है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि एक कंट्री में प्राइस ज्यादा है यानी होम कंट्री में प्राइस ज्यादा है और दूसरी कंट्री के अंदर फॉरेन कंट्री में प्राइस कम है। अगर ऐसा हुआ ना तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तब तक चलेगा ना जब तक प्राइस पी के ऊपर सेटल नहीं हो जाती। जब तक प्राइस तुम्हारी पी के ऊपर ये सेटल नहीं हो जाती तब तक ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा। तो हमको पी ऐसी जगह पे पता ना जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इक्वल हो जाए, बराबर ना। क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है वो यहाँ इम्पोर्ट होता है, बात समझो। जो सामने वाला एक्सपोर्ट करेगा वो यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है, दो कंट्री को अपने सोचा है, तो वो एक्सपोर्ट करे और ये इम्पोर्ट करे, दोनों अगर अलग अलग हुए तो कैसे पॉसिबल है, राइट। तो ये पहला डायग्राम था किसके अंदर, डिमांड कंडीशन सेम, सप्लाई कंडीशन डिफरेंट, ये पहला डायग्राम था। अब देखो दूसरा, ये वाला डायग्राम, इसमें सप्लाई कंडीशन सेम है। देखो सप्लाई कंडीशन कैसे सेम दिख रही है आपको, आप देख सकते हो ये एंगल जो है ना सप्लाई का, ये सप्लाई का जो एंगल है वो सेम रहता है दोनों जगह पे, राइट। ये सप्लाई का एंगल सेम रखना है। लेकिन एक जगह पे अब यार ध्यान रखना है, उसमें हमने क्या देखा था, सप्लाई में लेफ्ट साइड वाला स्लांटिंग ड्रॉ किया था,
यहाँ राइट साइड वाला स्लैंटिंग ड्रॉ करना है, ध्यान बहुत रखना है इसमें। डायग्राम को ऐसा नहीं है कि खाली लाइन पार दिए, राइट। अब ये वाला देखो, इसका कर्व देखो, ये स्लैंटिंग है, बराबर नहीं, ये थोड़ा नीचे क्रॉस में जा रहा है, लेकिन ये एकदम से नीचे आ रहा है। तो यहाँ डिमांड अलग अलग है, दोनों कंट्री की डिमांड कंडीशन अलग अलग है। ये डिमांड जो है ना राइट साइड वाली, इसको मोर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, यानी जितना स्लांटिंग ने उतना ज्यादा इलास्टिक, और जितना सीधा नीचे आए ना उतना ज्यादा लेस इलास्टिक बोला जाता है, बराबर। तो ये पहला जो सप्लाई कर्व दोनों को सेम ड्रॉ किया हमने, लेकिन जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड यानी होम कंट्री के अंदर मोर इलास्टिक, और लेफ्ट साइड यानी फॉरेन कंट्री के अंदर लेस इलास्टिक। ओके, अब क्या बात दो समझिए कि जब बात करें कि डिमांड कंडीशन सेम रहे, सप्लाई कंडीशन बदले, तो होम कंट्री की सप्लाई लेस इलास्टिक होनी चाहिए और फॉरेन कंट्री की सप्लाई मोर इलास्टिक होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करें कि इसकी सप्लाई कंडीशन सेम रहे लेकिन डिमांड कंडीशन अगर बदले, तो होम कंट्री की सप्लाई सॉरी डिमांड सप्लाई कंडीशन सेम रहे और डिमांड चेंज हो, तो होम कंट्री की डिमांड जो है ना वो मोर इलास्टिक होनी चाहिए, और किसकी डिमांड, फॉरेन कंट्री की डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होनी चाहिए। और इसमें भी सेम वैसा ही है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर इक्विलिब्रियम है, यानी प्राइस ऊपर है। यहाँ पे 1 नंबर पे इक्विलिब्रियम है, यानी प्राइस नीचे है। मतलब फॉरेन कंट्री में कोई चीज सस्ती मिल रही है और हमारी कंट्री में वही चीज महंगी मिल रही है, तो दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब तक होता रहेगा जब तक प्राइस पी लेवल के ऊपर सेट ना हो जाए। पी लेवल पे सेट हो जाना इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पे आ जाना, बराबर ना, ये पी लेवल पे आ जाए नहीं तो हम याद रखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंट इन डिमांड कंडीशन और सप्लाई कंडीशन में एमसीक्यू आएगा। सुनो ध्यान से, बराबर नहीं, एमसीक्यू आएगा। कैसा एमसीक्यू आएगा, कौन सी कंट्री में ज्यादा इलास्टिक सप्लाई चाहिए, बराबर नहीं, सप्लाई इलास्टिक फॉरेन कंट्री में होगी और डिमांड इलास्टिक होम कंट्री में होगी, इतना याद रखना इसके अंदर। ओके, अब आगे ये वाले देखो, इसमें दोनों कंडीशन चेंज करनी है, इसमें दोनों कंडीशन चेंज करनी है। अब दोनों कंडीशन चेंज करनी है ना, तो सेम सेम रहा था ना उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी बचता है ना उस पर ध्यान दो। जैसे मैं बताऊं, पहली बात, तुम्हें ने होम कंट्री के अंदर डिमांड को ज्यादा इलास्टिक रखो, ज्यादा इलास्टिक रखो, डिमांड ज्यादा इलास्टिक किस में, होम कंट्री में, और लेस इलास्टिक किस में रखनी है अपने को, फॉरेन कंट्री के अंदर, राइट, एंगल से पता चल जाए। और सप्लाई लेस इलास्टिक होम कंट्री में होनी चाहिए, होम कंट्री में सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सप्लाई लेस इलास्टिक किसके अंदर, अरे सॉरी मोर इलास्टिक किस में होगी, फॉरेन कंट्री में। तो इसमें दोनों चीजों को अगर साथ में देखा जाए तो क्या ध्यान में रखेंगे, पहली बात ध्यान दो बराबर से, पहली बात, दोनों अगर सप्लाई और डिमांड दोनों अगर साथ में चेंज होते, हमने 3 कंडीशन सपोज की है। पहले या तो डिमांड चेंज हो, सप्लाई सेम रहे, पहला खाली क्या था, डिमांड सेम सप्लाई चेंज, दूसरा सप्लाई सेम डिमांड चेंज, तीसरे में दोनों चेंज, सप्लाई भी चेंज डिमांड भी चेंज। तो जब सप्लाई और डिमांड दोनों को चेंज करो तो याद रखना है, डिमांड का कर्व, डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा खींचे ना उस तरह से होना चाहिए, और लेफ्ट साइड के ऊपर सीधा नीचे आने वाला होना चाहिए, बराबर। लेकिन जो सप्लाई कर्व की बात करो तो सप्लाई कर्व में उल्टा, फॉरेन कंट्री का सप्लाई कर्व सीधा ऊपर जाने वाला होना चाहिए, सॉरी होम कंट्री का सप्लाई कर्व सीधा ऊपर जाने वाला होना चाहिए, और फॉरेन कंट्री का सप्लाई कर्व स्लैंटिंग होना चाहिए, मतलब क्रॉस में जाने वाला होना चाहिए, तब जाके तुमको ज्यादा इफेक्ट इसकी दिखाई देगी। अब दोनों कंट्री में सेम लेवल के ऊपर आप देख सकते हो, इलास इक्विलिब्रियम है, एक का यहाँ पे है और एक का इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, दोनों इक्विलिब्रियम अलग अलग जगह पे है, तो दोनों की प्राइस अलग अलग आती है। इसकी प्राइस आती है पीएच के ऊपर और इसकी प्राइस आती है पीएफ के ऊपर, इसलिए दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब तक होता रहेगा जब तक प्राइस पी के ऊपर, यहाँ लिख देना पी, सेंटर में पी लिख देना, लिखा नहीं है, जब तक पी ना हो जाए ना प्राइस तब तक अपने इसको चेंज करते रहेंगे, यानी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहेंगे ऐसा, राइट। अब लास्ट वाला डायग्राम, लास्ट वाले डायग्राम में क्या बना कि अगर दोनों में सेम कंडीशन हुई, अब दोनों में सेम कंडीशन कैसे डिसाइड करोगे तुम, ध्यान देना बराबर से।
दोनों डिमांड कब सेम और दोनों सप्लाई कब सेम, दोनों का स्लोप सेम, डिमांड का स्लोप भी सेम, सप्लाई का स्लोप भी सेम। यानी अगर तुम इसको ड्रॉ करो ने तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं 40-40 एंगल पे ड्रॉ कराता हूँ। प्रोट्रेक्टर लेके जाने का कौन मापा उसको है ना, अपने क्या करेंगे, उसके ऊपर से अपने 40-40 डिग्री दोनों साइड पे, ये नीचे आएगा 40 डिग्री पे, ये नीचे आएगा 40 डिग्री, ये ऊपर जाएगा 40 डिग्री पे, ये ऊपर जाएगा 40 डिग्री, तो एग्जैक्ट तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। नहीं तो क्या ऊपर नीचे करने में ना थोड़ा आगे पीछे हो गया ना तो क्रॉस में लाइन चली जाएगी, ये ना हो इसलिए इस तरह से डायग्राम हमने ड्रॉ करना। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन डायग्राम वाला, राइट। टोटल 4 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन कौन सी, डिमांड सेम सप्लाई चेंज, दूसरी सप्लाई सेम डिमांड चेंज, तीसरी दोनों चेंज, और चौथी कंडीशन में दोनों सेम, बराबर। अब इस डायग्राम को देखो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है। प्राइस इन द फॉरेन कंट्री पीएफ लोअर है होम कंट्री से, सब मैच। इसमें पहले डायग्राम में आपने क्या देखा, डिफरेंट सप्लाई कंडीशन देखी, दूसरे में डिफरेंट डिमांड कंडीशन, तीसरे में सप्लाई और डिमांड दोनों अलग अलग। अब तीनों दिन डायग्राम के अंदर प्राइस इन फॉरेन कंट्री इज पीएफ, सब में हमने ऐसा देखा कि फॉरेन कंट्री में प्राइस कम है और होम कंट्री में प्राइस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, होम कंट्री इंपोर्ट करना शुरू करेगी फॉरेन कंट्री से। thus it is the price difference which gives rise to international trade, प्राइस डिफरेंस के कारण इंटरनेशनल ट्रेड आता है। सच ट्रेड विल कंटिन्यू सो लॉन्ग एज देयर इज प्राइस डिफरेंस, मैंने आगे भी बताया जब तक प्राइस डिफरेंस होगी ना ऊपर नीचे तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस सेम हो जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड कब नहीं होगा, चौथी कंडीशन जो देखी ना उसमें इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता बाद में, जब प्राइस इक्वल हो जाएगी तब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। और प्राइस इक्वल कब होगी, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम हो जाएगी तो। अब ये इजी क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, लास्ट के ऊपर का पैराग्राफ, दस इट इज द प्राइस डिफरेंस विच गिव्स राइज टू इंटरनेशनल ट्रेड, बराबर ना, ये इसको अंडरलाइन करो एमसीक्यू में, ओके। और उसके बाद वाली लाइन को भी अंडरलाइन करो, ट्रेड विल कंटिन्यू सो लॉन्ग एज देयर इज प्राइस डिफरेंस, और लास्ट वाली लाइन को अंडरलाइन करो, प्राइस इज इक्वल इन बोथ द कंट्रीज सो इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस, बराबर। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के बीच का डिफरेंस बहुत सिंपल है ये। इंटरनेशनल ट्रेड यानी मतलब गुड्स एंड सर्विस को सिर्फ अपनी कंट्री में एक्सचेंज कराना, जबकि इंटरनल ट्रेड की बात करो और इंटरनेशनल की बात करो तो गुड्स एंड सर्विस की का एक्सचेंज एक से ज्यादा कंट्री के अंदर, यानी मतलब हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ में हम एक्सचेंज कराएंगे। अब इसका डिस्टिंक्शन में सबसे पहले आता है फैक्टर मोबिलिटी विद इन कंट्री, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इजीली अंडरलाइन करो, इजीली ट्रांसफरेबल, यानी मोबिलिटी ज्यादा है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिग्री ऑफ फैक्टर मोबिलिटी इज लेस, यानी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन लॉज, एक कंट्री दूसरी कंट्री को वीजा ना दे, सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट होती है वहां पे रहने के लिए। सिमिलरली कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस होता है। दूसरा, ड्यू टू ग्रेटर फैक्टर मोबिलिटी विद इन अ कंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन इजीली मूव फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम द प्लेस वेयर द प्राइसेस आर हायर, जहाँ पे उनकी कीमतें ज्यादा होती है ना वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे प्राइस ज्यादा मिलेगी ना वहां पे वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे, और जहाँ पे कम प्राइस मिलेगी वहां से हट जाएंगे वो लोग। तो ये मूवमेंट हो सकता है इंटरनल ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ऐसा होता नहीं है, अगर फैक्टर प्राइस अलग अलग भी हो ने तो भी एक इंसान दूसरी कंट्री में इजीली मूव कर सकता नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए उसमें, फैक्टर मोबिलिटी विद इन अ कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर इजीली ट्रांसफरेबल, प्रोडक्ट मोबिलिटी फैक्टर के बाद में प्रोडक्ट भी ट्रांसफरेबल आसानी से, और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो तो इसमें रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर है, क्योंकि आपको कस्टम क्लियरेंस चाहिए। दूसरी बात इंपोर्ट कोटा
वो सबको ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हम बात करें दूसरा मार्केट, विद इन अ कंट्री द मार्केट्स आर होमोजीनियस, अंडरलाइन करो, होमोजीनियस यानी एक जैसे होते हैं, क्योंकि उसमें कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों के सब सेम रहते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो मार्केट आर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग होना, क्योंकि इसमें सब बदल जाता है, कल्चर, लैंग्वेज, टेस्ट, प्रेफरेंस सब बदल जाता है लोगों का। नाउ इसके बाद फोर्थ में नेशनल ग्रुप, इंटरनल ट्रेड में ट्रेड सेम लोगों के बीच में, एक तरह के लोग, लैंग्वेज का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अलग अलग नेशनल ग्रुप्स के बीच में है। पॉलिटिकल यूनिट, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूरी कंट्री में सेम होती है, तो एक कॉमर्शियल पॉलिसी होती है पूरी कंट्री के अंदर। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कमर्शियल पॉलिसीज होती है। फिर उसके बाद में 6 में आता है मॉनेटरी यूनिट्स, सेम कंट्री के अंदर सेम मॉनेटरी सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम है, एक ही तरह के रुपीस के अंदर अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में सब कंट्री के पास अलग अलग करेंसीज है और वो करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ता है आपको। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेम कंट्री के अंदर पॉलिटिकल और लीगल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट सब सेम होता है, बराबर। गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, प्राइस सब सेम रहती है। लेकिन हम अगर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो दूसरी अलग अलग कंट्रीज के बीच में वो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट और इवन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अलग होता है, लॉ भी अलग होते हैं उसके अंदर। अब बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 5 सिंपल बेनिफिट्स है, बराबर। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, क्योंकि हर कंट्री एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर सकती है, तो इसका मतलब हम एफिशिएंटली और बेटर, अंडरलाइन करो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब बेटर एलोकेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वर्ल्ड्स स्कैर्स रिसोर्सेज। हर कंट्री के पास रिसोर्सेज स्कैर्सिटी में है, तो अगर एक कंट्री एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन करेगी तो वो चीज ज्यादा अच्छी बना पाएगी। फिर इट रिजल्ट्स इनटू इक्विटी यानी इक्वालिटी, जिस कंट्री के पास कोई चीज बनाने का जरिया नहीं है वो चीज से वो महरूम नहीं रह जाएगी, उसको दूसरी कंट्री के पास से वही चीज को इम्पोर्ट करा लेना है, तो ये इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए आसान बन जाता है। तो ट्रेडिंग नेशंस के बीच में, ट्रेडिंग नेशंस के बीच में ये आसान होता है अपने लिए। फिर इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट रिड्यूसेस डोमेस्टिक इम्बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। डोमेस्टिक इम्बैलेंस, एक जगह पे अगर समझो कि गुड्स का सप्लाई, एग्जैक्टली अभी समझाओ आपको कि अपने यहाँ पे अभी जब प्याज महंगा हो जाता है तो दूसरी कंट्री से प्याज मंगवाया जाता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी कंट्री में जो प्राइसेस बढ़ने लगती है वो चीज को बाहर से मंगवा के वो प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सकता है। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एग्जांपल हुआ। इट प्रमोट्स हायर ग्रोथ रेट, इट एक्सपांड्स द साइज ऑफ मार्केट, दिस एनकरेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, साथ में जे लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड प्रमोट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 5वां पॉइंट अलग नहीं है, चौथे पॉइंट के साथ में कंटिन्यू है, यानी इसमें साइज ऑफ मार्केट पूरी दुनिया हो जाती है। अब पूरी दुनिया के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया के लोग आपके मार्केट के अंदर इंक्लूड हुए, तो मार्केट बढ़ गया, इसलिए आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो 4 एडवांटेजेस हुए। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें से एमसीक्यू है, बताऊं। देखो, थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 3 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। तो 3 अलग अलग हिस्से में, पहले मर्केंटाइलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फिर क्लासिकल स्कूल है, उसके बाद में नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड। तो पहले मैं मर्केंटाइलिस्ट फिलोसॉफी की बात करूं तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज आर सेंचुरीज ओल्ड, प्रायर टू 16th सेंचुरी, प्रायर टू 16th सेंचुरी अंडरलाइन करो, यानी 16th सेंचुरी से पहले इंटरनेशनल ट्रेड मर्केंटाइलिस्ट व्यू देखा जाता था उसके अंदर। they believed that they believed that they believed that
Progress and prosperity of nation and population can be attained through store of gold. अंडरलाइन करो, सिर्फ गोल्ड से अपने ये कर सकते हो, जितना गोल्ड ज्यादा होगा उतना ज्यादा फायदा. अकॉर्डिंग टू देम गोल्ड इज द रियल वेल्थ ऑफ नेशन. गोल्ड अंडरलाइन करना. मर्केंटाइलिस्ट व्यू, ये पूछ सकते हैं आपके एमसीक्यू के अंदर, एज पर विच व्यू गोल्ड इज द रियल वेल्थ ऑफ नेशन. तो ये मर्केंटाइलिस्ट व्यू आएगा. इट मीन्स कंट्री कैन अक्वायर वेल्दी स्टेटस बाय एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड स्टॉक. जिसके पास गोल्ड ज्यादा वो ज्यादा वेल्दी मानी जाती थी. और इसमें एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ, पुअर कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करना इन लोगों ने चालू किया. नाउ ड्यूरिंग द 16th century, classical school of economic thoughts discovered the new international trade theories. The pioneer work was done by Adam Smith, followed by David Ricardo and J.S. Mill. याद रखना, मर्केंटाइलिस्ट व्यू को सपोर्ट करने वाले कौन, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. उसमें एडम स्मिथ सबसे पहले, उसके बाद में डेविड रिकार्डो और जेएस मिल्स. ये न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थियरी बोली जाती थी, सबसे पहली है, लेकिन फिर भी उसको न्यू बोला जाता था उस जमाने में. एडम स्मिथ अटैक द मर्केंटाइलिस्ट फिलोसफी, लेकिन एडम स्मिथ ने मर्केंटाइलिस्ट को सपोर्ट करने की जगह उसको अपोज किया कि अक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड, यानी सोना अगर इकट्ठा करेंगे तो इससे प्रॉस्पेरिटी कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल. लेकिन लोगों का इससे भला तो होगा, लेकिन फैक्ट ये बताया गया कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज पर द फैक्टर इंडोमेन एंड डिवीजन ऑफ लेबर विल मेक कंट्री मोर हैप्पी. लेकिन तुम्हारी कंट्री में जो चीजें हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसी नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करके अगर तुम प्रोडक्शन करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. फर्दर अकॉर्डिंग टू हिम, वन कंट्री कैन नॉट बी मेड, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, एक कंट्री को ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए दूसरी कंट्री को गरीब करने की जरूरत नहीं है. एक कंट्री को ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए दूसरी कंट्री को गरीब करने की जरूरत नहीं है. द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी मेड, शुड मेक आएगा यहाँ, मेड नहीं, शुड मेक द वर्ल्ड पॉपुलेशन बेटर ऑफ. तो ये कंट्री को ज्यादा बेटर बनाए, इसमें ज्यादा फायदा है. तो देखो, अब इसको अगर एक नक्शल में समझना हो तो पहली बात तो ये लिखी जाए इसके अंदर कि पहली बात, मर्केंटाइलिस्ट व्यू 16th सेंचुरी के प्रायर, उसके पहले आता था. और इसमें क्या बताया गया, गोल्ड इज द रियल वेल्थ. जिस कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा उतना वो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाली कंट्री. तो इसके बाद में उसको अपोज करने वाले कौन, पहले सबसे पहले एडम स्मिथ, राइट. सोशल क्लासिकल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करने वाले एडम स्मिथ, जो मैंने पहले बोला, लेकिन मर्केंटाइलिस्ट व्यू को अपोज करने वाले भी वही, बराबर. पर इस थियरी के हिसाब से उन्होंने बोला कि गोल्ड को कलेक्ट करके आप प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हो, लेकिन असली अगर बात है ना तो किसके अंदर है, तो गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने में और अपने लोगों तक उसको पहुंचाने में. अब दूसरा, मर्केंटाइलिज्म थियरी. मर्केंटाइलिज्म इज एन इकोनॉमिक थियरी वेयर द गवर्नमेंट सीक्स टू रेगुलेट, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी इकोनॉमी के ऊपर, एंड ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. यहाँ पे अंडरलाइन करो, टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. अपने हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे कंट्री की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से लोगों को आने नहीं देते, या तो हमारी इंडस्ट्री को फैलाने के लिए दूसरी कंट्री पे राज करते हैं, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर कंट्रीज. इसमें भी ऐसा ही होता था, दूसरी कंट्री को खत्म कर दो लेकिन अपनी कंट्री प्रॉस्पेरिटी पे आनी चाहिए. मर्केंटाइलिज्म इज एसोसिएटेड विद पॉलिसीज विद, अंडरलाइन करो, विच रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, जिसमें इंपोर्ट नहीं होता, इंक्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड, जिसमें गोल्ड का स्टॉक इंक्रीज होगा, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा. मर्केंटाइलिज्म स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द थियरी ऑफ फ्री ट्रेड. लेकिन ये किसके साथ में अपोजिट बोला जाता है, फ्री ट्रेड के सामने. फ्री ट्रेड का मतलब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे कोई भी तरह की रोक टोक नहीं लगाए, अपने कंट्री में इंपोर्ट होने दे, तो इसको फ्री ट्रेड बोला जाता है. लेकिन ये इससे बिल्कुल खिलाफ है. विच आर्ग्यूज कंट्रीज इकोनॉमिक वेलबींग कैन बी बेस्ट इम्प्रूव थ्रू द रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड देयर फ्री एंड फेयर फ्री ट्रेड. ऐसा नहीं बोला कि टोटली फ्री कर दो, लेकिन फेयरली फ्री होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि रोक टोक लगाई जाए. और मर्केंटाइलिस्ट फिलोसॉफी, अ कंट्री कैन बी बेटर ऑफ ओनली बाय मेकिंग अदर कंट्रीज वर्स ऑफ, लिखा है ना. मर्केंटाइलिस्ट में क्या लिखा गया,
कि एक कंट्री अच्छी बन सकती है लेकिन दूसरी कंट्री को खत्म करके। मर्केंटलिज्म इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, इसमें क्या फर्क है? ये इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगी। टैरिफ बैरियर यानी एक कंट्री से आने वाले गुड्स के ऊपर टैरिफ यानी टैक्स लगाएगी। कोटास यानी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे क्वालिटी कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, स्वदेशी अपनाओ, इसको नेशनलिज्म बोलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जितनी ज्यादा हो सके उतनी फॉरेन करेंसी अपने कंट्री में इकट्ठा करो। प्लस गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व, साथ में गोल्ड और सिल्वर को भी इकट्ठा करना है। इसको बुलियनिज्म बोला जाता है, अंडरलाइन करो इसको। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, अंडरलाइन करना ये, इट वाज बिलीव दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड नहीं गोल्ड का रिजर्व बनना चाहिए, वाज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। लेकिन उसमें भी लिखा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री को खत्म करते जाओ। कंट्रोल ऑफ कॉलोनीज, जैसे इंडिया में कॉलोनी बनी थी ब्रिटेन के लोगों की, वैसे कॉलोनी बनानी है। और मेकिंग कॉलोनीज बाय फॉर्मिंग एम्पायर कंट्री एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ कॉलोनीज वेल्थ, यानी उस कॉलोनी में जितनी भी वेल्थ है उन सबका कंट्रोल ब्रिटेन के पास रहता था। फिर ये आता है दूसरी की थियरी, द क्लासिकल। पहली थियरी में दो चीजें थी, उसके बाद में द क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको सबसे पहले अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डेवलप बाय एडम स्मिथ। जिसने कौन सा प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जो अभी अपने सीखेंगे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का। उसको और ज्यादा डेवलप करने वाले कौन, डेविड रिकार्डो, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। उसने कौन सा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के साथ में एडम स्मिथ, अरे सॉरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के साथ में डेविड रिकार्डो, नहीं बराबर था मैं, एडम स्मिथ आएगा, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के साथ में डेविड रिकार्डो। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द लेबर, अंडरलाइन करो मोस्ट इंपोर्टेंट, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। क्योंकि दोनों मॉडल्स है ना वो सप्लाई वर्जन है, यानी सप्लाई साइड पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्होंने सप्लाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, प्रोड्यूस करते जाओ डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था ना। एजम्पशन, दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, दो कंट्री दो कमोडिटी, इसको 2x2 मॉडल बोला जाता है, दो कंट्री दो कमोडिटी। उसके बाद में लेबर खाली अकेला प्रोडक्टिव फैक्टर है। इसमें अगर 2x2 मॉडल हो ना, तो दो कंट्री दो कमोडिटीज और दो फैक्टर भी होते हैं, लेकिन यहाँ दो फैक्टर नहीं, यहाँ पे खाली एक फैक्टर है, इसलिए इसको 2x2 मॉडल बोलते हैं। लेबर इज द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अपने कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट्स, यानी लेबर आर। लेबर होमोजीनियस यानी एक जैसा है। लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर लेबर परफेक्टली मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन इमोबाइल है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल मार्केट पे लेबर इमोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता वो। फ्री ट्रेड है, मतलब ट्रेड के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती। देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन है। कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन का मतलब क्या, कि मैं अगर 10 यूनिट इंक्रीज करना चाहता हूं तो 10 यूनिट जितना मुझे इनपुट भी चाहिए, 10 यूनिट का इनपुट डालूंगा 10 यूनिट मिलेंगे, दूसरे 10 यूनिट का इनपुट डालूंगा वापस 10 मिलेंगे। इंक्रीजिंग का मतलब अलग होता है। ये कॉस्ट का मतलब जितना खर्चा करते हो ना, कॉस्ट हर जगह पे सेम होती है, उसको कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन बोला जाता है। मैं सॉरी जो बोला ना वो रिटर्न्स का बोला, उसके पहले जो बोला वो रिटर्न्स टू स्केल का बोला, मैं स्टार्टिंग में बोला ना वो, कि जितना इनपुट डालो उससे ज्यादा आउटपुट मिले ना तो इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोला जाता है। जितना इनपुट डालो उतना ही आउटपुट मिले उसको कांस्टेंट रिटर्न बोला जाता है, लेकिन जितना इनपुट डालो उससे कम आउटपुट मिले तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स बोला जाता है। अपने को कॉस्ट कंडीशन देखनी है, कॉस्ट कंडीशन का सेम होना मतलब कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो सेम कॉस्ट के ऊपर होगा। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट फुल यानी मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, एंड देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। नाउ नियो क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नियो क्लासिकल थियरी में अल्फ्रेड मार्शल, लॉर्ड रॉबिन्स, हैबलर, लियोनटिफ, लर्नर, एजवर्थ, मिएट एंड अदर इकोनॉमिस्ट, उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी डेवलप की 1933 के अंदर। इसने डिमांड और सप्लाई साइड दोनों देखे, सब पहला यूनिट है ये। रैशनल एंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ब्रिंग्स एन efficient allocation of resources within an economy।
रैशनल यानी समझदारी भरा, और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर यानी कंपटीशन में टिकने के लिए हम जो भी बिहेवियर करें तो कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन सबसे ऊपर है। ये बाद में इसको सेकंड टॉपिक से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा अपना सेकंड टॉपिक, क्लासिकल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्रिटिकली डिस्कस थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। पहली थियरी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने डेवलप किया? एडम स्मिथ। एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, इसके हिसाब से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, and a country will specialize in the production and export of that commodity in which it has absolute cost advantage। यानी जिसको वो खुद प्रोड्यूस कर पाए वही कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी, बाकी सब चीजों के लिए वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस रखेगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझना है। सबसे पहली बात तो देयर आर टू कंट्रीज, एक इंडिया और मलेशिया, टू कमोडिटीज क्लोथ और रबर। देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखो आया कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट? कॉस्ट सेम रहती है, जितना भी प्रोडक्शन तुम इंक्रीज डिक्रीज करो तुम्हारी कॉस्ट सेम रहती है। दोनों कंट्री ने दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी दोनों गुड्स प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब ये हुआ कि रबर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्लोथ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर। बोथ द कंट्रीज हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास अवेलेबल जितने हैं ना, वो एक सर्टेन, यानी वो बढ़ भी नहीं सकते कम भी नहीं हो सकते। अब सपोज आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अब देखना ये कैलकुलेशन है तुम्हारे लिए। आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इंडिया कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ रबर, सॉरी क्लोथ, 100 यूनिट्स ऑफ क्लोथ, और लिखा है, दोनों साथ में नहीं प्रोड्यूस कर सकता मैं। अगर मैं 100 यूनिट क्लोथ के प्रोड्यूस करूंगा तो रबर का एक भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा, लेकिन अगर क्लोथ का एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करूं तो रबर के 50 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो या तो 50 यूनिट रबर या तो 100 यूनिट क्लोथ। तो इसमें इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एक क्लोथ के सामने मैं आधा रबर प्रोड्यूस कर सकता हूं, यानी 1R 1C इज इक्वल टू, कौन सा लिखा है देखो, हाँ, 100 यूनिट्स ऑफ क्लोथ और 50 यूनिट्स ऑफ रबर। सिमिलरली मलेशिया कैन प्रोड्यूस 50 यूनिट्स ऑफ क्लोथ और 100 यूनिट्स ऑफ रबर, यानी डबल रबर आता है ना ऐसा। तो अब देखो एक्सचेंज रेशियो समझना है। एक्सचेंज रेशियो कैसे होता है जरा बराबर से समझना है इसको। इंडिया कितना प्रोडक्शन कर सकती है, देखो बीच में और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, याद रखना। बीच में कॉलम में क्या लिखा गया है, और लिखा गया है, देखो 100 और 50। यहाँ पे सामने क्या लिखा है, 1R इज टू 0.5T। अब तुम्हारा सवाल कि 100 जो है ना वो तो क्लोथ है और 50 जो है वो रबर है, तो रबर में आधा होना चाहिए ना, पर अपने एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं। एक्सचेंज रेशियो यानी किसके सामने क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1R के सामने मैं 0.5T यानी टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर पाऊंगा। 1R के सामने 0.5, इसका मतलब अगर एक रबर में प्रोड्यूस करना चाहता हूं ने तो मुझे आधा टेक्सटाइल छोड़ना पड़ेगा। एक रबर प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे आधा टेक्सटाइल छोड़ना पड़े। इसका मतलब अगर मैं 50 यूनिट रबर के प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं 25 यूनिट टेक्सटाइल के छोड़ दूंगा। या उल्टा समझो कि अगर मैं 50 यूनिट टेक्सटाइल के प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं कितने यूनिट लीव करूंगा, 100 यूनिट रबर के मुझे लीव करने पड़ेगा, डबल करने पड़ेंगे मुझे लीव। दो अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो एक टेक्सटाइल बनेगा ऐसा। जबकि यहाँ पे मलेशिया के अंदर 50 रबर का है, 50 प्रोडक्शन क्लोथ का है, सॉरी ये उल्टा हो गया है, प्रोडक्शन ऑफ रबर नीचे लिखना है हमको, राइट। 50 क्लोथ और 50 रबर है। इसमें क्या है, 1R इज इक्वल टू 2T, यानी एक रबर के सामने 2 यूनिट क्लोथ के ऐसा माना जाता है इसके अंदर, राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सचेंज। अब अगर तुम इसको डायग्राम से प्रेजेंट करना चाहते हो तो ध्यान देना, इस डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है। डायग्राम जो है ना वो दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर जैसे मैंने पहले डायग्राम के अंदर स्लोप समझाया एग्जैक्टली वैसा ही जब ड्रॉ करोगे ना तो आएंगे नहीं डायग्राम।
अब इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने की टेक्निक बताता हूँ। इसमें तुम नॉर्मली क्या करना, देखो अपने ने 5 सेंटीमीटर 100 पे लिखेंगे और 2.5 सेंटीमीटर 50 पे, 5 और 2.5 ऐसा। इसी तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर भी मैं ऐसा ही करूंगा शेप। देखो ये जो है ना, वो पूरा का पूरा जब अपने ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक जो होगा नहीं, 0 तक मैं कितना ड्रॉ करूंगा, 5 सेंटीमीटर। और ये ए से लेके 0 तक होगा 2.5, इसका आधा कर देने का। फिर मैं ए को बी के साथ में, यानी वाई के ए को यानी 2.5 सेंटीमीटर को, यानी इसको मैं ज्वाइन करूंगा किसके साथ में, यहाँ पे 100 के साथ में, बराबर। इसी तरह से ऊपर के 100 को यहाँ 50 के साथ में ज्वाइन करूंगा। तो ये तुम्हारा जो दो लाइंस आई ने, वो तुम्हारी लाइंस हमारे लिए डोमेस्टिक एक्सचेंज की लाइन बोला जाता है। देखो कितना, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है, कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं ये। इन द गिवन फिगर ए बी लाइन शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया and CD line shows the production possibility of Malaysia. It is very clear from this table and figure that India has absolute cost advantage in the production of cloth. Cloth ज्यादा अच्छा है उसके लिए। दो में से अगर एक सिलेक्ट करने का हो तो वो एब्सोल्यूट है, पर दोनों साथ में करना हो तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा, बराबर ना। तो देखो cost advantage in the production of cloth and absolute cost disadvantage in the production of rubber. So it should specialize in the production of cloth, तो खाली क्लोथ प्रोड्यूस करे और रबर को छोड़ दे, बराबर। और जो क्लोथ ज्यादा बनता है ना उसके वहां पे, उसका सरप्लस क्लोथ वो किसको भेज दे, मलेशिया को भेज दे। Malaysia has absolute cost advantage in the production of rubber and absolute cost disadvantage in the production of cloth. So it should specialize in the production of rubber and export its surplus production to India, और उसको इंपोर्ट करना चाहिए वहां से क्लोथ, ऐसा। यानी एक कंट्री एक चीज प्रोड्यूस करेगी दूसरी चीज के लिए, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस रखेगी। Therefore, according to Adam Smith, there is a scope of international specialization and international trade between India and Malaysia, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इसमें अपने दो अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे। पहले ऑर्डर की सिचुएशन, इसका मतलब नो इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना की सिचुएशन को ऑर्डर की बोला जाता है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हुआ यानी फ्री फॉरेन ट्रेड, इसका मतलब दो कंट्री एक दूसरे की गुड्स के ऊपर रोक टोक ना लगाए, ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा ये बताना। पहले आता है प्रोडक्शन गेन्स, पहले आता है प्रोडक्शन गेन्स। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं ऑर्डर की सिचुएशन की बात करता तो इसमें मैं क्या करूंगा, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस नहीं रखता, मतलब मुझे अपना खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब मुझे दोनों चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं बोर्ड पे ये समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट सिचुएशन, जब ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो दोनों को दोनों चीजें प्रोड्यूस करनी है। अब 100 यूनिट क्लोथ के प्रोड्यूस कर पाएगी इंडिया, बराबर। और इसके सामने दो में से कोई एक है, या तो 50 यूनिट रबर के, जबकि अपने मलेशिया की बात करें तो 50 यूनिट क्लोथ के और 100 यूनिट रबर के। अब दो में से कोई एक है, बीच में और है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अब मैंने सोचा कि मुझे दोनों बनाना है, तो मैं 100 यूनिट के जगह पे 50 यूनिट रबर के बना, सॉरी क्लोथ के बना रहा हूँ, 50 क्लोथ के बना रहा हूँ। तो ये 50 नहीं बनेंगे अब, क्योंकि मेरे पास से आधा तो इसमें बन गया, तो बचा कितना, 25 बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये इंडिया में होगा, ऐसा ही मलेशिया के अंदर, मलेशिया में क्या होगा कि मलेशिया के अंदर ये 25 बनेंगे और ये 50 हो गए।
बराबर। अब इन दोनों का टोटल करो तो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन 75 यूनिट्स का हुआ, मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन भी 75 यूनिट का हुआ, क्लोथ का टोटल प्रोडक्शन 75, रबर का टोटल प्रोडक्शन 75। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 150 यूनिट का पूरी दुनिया का प्रोडक्शन का, क्योंकि हमने क्या सोचा है पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज है, बराबर। तो ये पहला तुम्हारा कंडीशन उसके अंदर हुआ। अब यहाँ पे वर्ल्ड जीएनपी, दुनिया भर की जीएनपी क्या हो गई तुम्हारी 150 हो गई। ये पहला तुम्हारा स्टेज हुआ, सबसे पहला। अब इसके बाद अपने आगे बढ़े तो देखो सेकेंड कंडीशन, यहां से सारी कंडीशन अब देखनी है, नीचे थियरी कोई काम की नहीं है, जो है वो सब आपको टेबल से थियरी लिखनी है। तो टेबल जिसको समझ में आ गया सब समझ में आ जाएगा। अब प्रोडक्शन आफ्टर ट्रेड, मैं सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, कंजम्पशन की नहीं। जो अभी तुमने इसके पहले टेबल देखा ना, वो प्रोडक्शन भी था और कंजम्पशन भी था, दोनों साथ में देखा टेबल में। लेकिन ये टेबल में मैं खाली क्या देख रहा हूँ कि मैंने सोच लिया कि अब इंडिया सिर्फ क्लोथ प्रोड्यूस करेगा और मलेशिया ने सोच लिया कि अब सिर्फ रबर प्रोड्यूस करेंगे। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, देखो पहले प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया क्लोथ रबर, तो यहाँ पे मलेशिया, तो 100 यूनिट क्लोथ 0 रबर, या 0 यूनिट क्लोथ 100 रबर, तो इसका प्रोडक्शन 100, इसका प्रोडक्शन 100, क्लोथ का प्रोडक्शन 100, रबर का 100, तो जीएनपी कितनी हो गई तुम्हारी 200। तो जीएनपी कितनी बढ़ गई आफ्टर ट्रेड, 50 यूनिट तुम्हारी जीएनपी बढ़ गई, सिंपल, बराबर। पहले क्या था 75, अब कितना हो गया 100 हो गया। तो ये जीएनपी आफ्टर ट्रेड प्रोडक्शन के अंदर कितना बढ़ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तुम्हारा 50 यूनिट इंक्रीज हो गया। अब इसके अंदर देखो कंजम्पशन गेन, अब कंजम्पशन गेन की बात करो तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसके आगे की जो थियरी है ना वो पहले आपको समझा दूं, उसके बाद में अपने आगे देखते हैं। देखिए कंजम्पशन गेन, द कंजम्पशन गेन फ्रॉम ट्रेड डिपेंड्स अपॉन, अंडरलाइन करो, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज। हियर वी शुड कंसीडर फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स। if the, ध्यान देना, if the international terms of trade are between the domestic exchange ratio, between the domestic exchange ratio, अंडरलाइन करो, अब टू कंट्रीज, दोनों कंट्री को गेन होगा, दोनों कंट्री को गेन होगा, बराबर। इफ द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इक्वल टू द, इक्वल अंडरलाइन करो, इक्वल टू द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो ऑफ अ कंट्री, इट विल नॉट गेट गेन। जिसके साथ में इक्वल हुआ ना उसको गेन नहीं मिलेगा, जिसके साथ में इक्वल हुआ उसको गेन नहीं मिलेगा। मतलब इक्वल हुआ तो गेन क्यों नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है कि अगर मेरे कंट्री में भी उतना है, बाहर से लू तो भी उतना दे, तो फायदा क्या हुआ, दोनों सेम हुआ तो फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन दोनों इनके बिटवीन बिटवीन हुआ एक्सचेंज रेशियो के, और वो क्या होता है ये अपने यहाँ पे समझेंगे अभी बोर्ड पे। देखो पहले ये देखें आगे, सपोज इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड अपने कौन सा सपोज किया 1:1, ये प्रोडक्शन है, ध्यान देना, ये जो बोर्ड पे है वो क्या है आपके लिए प्रोडक्शन है। अब ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन। अब कंजम्पशन गेन की बात करें अपने, क्या कर रहा हूँ, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो 1:1 कर रहा हूँ, बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि इस कंट्री के अंदर दोनों के बीच में कौन सा रेशियो चल रहा है अभी, इंडिया के लिए 1:0.5 है और मलेशिया के लिए 1:2 है, बराबर नहीं। हमने कौन सा बताया 1:1, 1:1 इन दोनों के बीच में आता है, तुम्हारे लिए 0.52 ये देखना है, बराबर। इन दोनों के बीच में आता है क्या 1:1, तो दोनों कंट्री को फायदा होगा, ये साबित करेंगे अपने कैसे, देखो या इंडिया लिखू या क्लोथ लिखू या रबर लिखू या मलेशिया लिखू, बराबर। अपने पास 100 यूनिट प्रोडक्शन के थे, हमने क्या देखा, प्रोड्यूस तो हमने सोच की है, प्रोडक्शन अब भूल जाओ, अब कंजम्पशन की बात करें, इंडिया 60 अपने पास रखती है और 60 किस बचा, कितना 40 बचा, तो 40 वो किसको 1:1 है ना, मतलब मैं तुमको 40 यूनिट क्लोथ के दे रहा हूं और तुम मुझे उसके सामने रबर के 40 यूनिट दोगे,
जितना मैं तुमको दे रहा हूँ उतना तुम मुझे सामने से प्रोवाइड करोगे। तो 60 के सामने 60, यहाँ तो 0 था, देखो इसने प्रोड्यूसर नहीं किया मलेशिया ने, तो हमने जो 100 प्रोड्यूस किया उसमें से 60 अपने पास रखा, लेकिन 40 हमने किसको दे दिया, मलेशिया को। उसके सामने मलेशिया अपने को कितना 40 रबर देगी, तो 1:1 है। 40 हमको क्या मिलेगा, रबर का मिलेगा। और यहाँ पे बचा कितना मलेशिया के पास, 40 हमको देने के बाद 60। तो अब इन दोनों को प्लस करो तो 100, इन दोनों को प्लस करो 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, 200। ऑर्डर की वाली सिचुएशन में प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों सेम था। जब दोनों सेम था तब वो दोनों कितने कितने थे, 75 के बराबर। अगर दोनों 75 के थे तो ये दोनों जो है, दोनों को 25-25 का फायदा हुआ। तो अपना कहने का मतलब क्या, अगर डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो के बिटवीन, ये तुम्हारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो इसके बिटवीन आएगा ना, तो दोनों कंट्री को फायदा होगा, बराबर। दोनों कंट्री को, ये प्रोडक्शन जो 0.5:2 का है ना इन दोनों के, ये दोनों इसके बीच में है, 0.5 और 2 के बीच में है, इसलिए किसको फायदा होगा, दोनों कंट्री को फायदा होगा इसमें। लेकिन अब मैं डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो को चेंज करता हूँ। ये कितना था तुम्हारा, 1:1 था, बराबर ना। अब नेक्स्ट वाला देखिए, पेज टर्न करें। अब डोमेस्टिक 2:1 हो गया, कितना हो गया, 2:1। 2:1 तो 2 किसका है, इंडिया, मलेशिया का। तो हम यह साबित करेंगे कि मलेशिया को कोई फायदा नहीं होता, बराबर है। जिसके साथ इक्वल हुआ ना उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो अब ये साबित करेंगे। हमारे पास अब 100 यूनिट प्रोडक्शन किया हमने, इसमें से 50 अपने पास रखा। कितना अपने पास रखा, 50। अब 50 अपने पास रखा तो हम 2 के सामने 1 देते, 2 के सामने 1 सामने वाले को मिलेगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं 50 के सामने सामने वाली कंट्री को 2:1, 2 यूनिट। राइस क्यों आ गया यहाँ पे, बराबर आना चाहिए ना। जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट, इसको पहले क्लियर करते हैं। अच्छा, ये मलेशिया का बताया गया आपको, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, मलेशिया 50 यूनिट्स है यहाँ पे, तो हम उसको सामने कितना ग्रोथ देंगे, आधा, आधा यानी 25 ग्रोथ देंगे, बराबर नहीं। अब 50 इसको दिया, उसके सामने समझो 25 के सामने वो हमको रबर कितना प्रोवाइड करेगी, डबल। डबल यानी कितना हो गया तुम्हारे लिए, नहीं बैठ रहा, ये गलत हो रहा है। के अंदर है, रिवर्स में है, देखो मलेशिया इंडिया ऊपर नीचे कर दिया इसलिए ये नहीं बैठ रहा था। देखो मलेशिया और इंडिया ऐसे लिखा हुआ है, तो दैट वाज द मिस्टेक। अभी देखो 50 यूनिट, यहाँ पे क्लोथ और रबर को भी उल्टा कर दिया है, यहाँ क्लोथ और यहाँ रबर, इसकी जगह पे यहाँ रबर और यहाँ क्लोथ कर दिया, पूरा टेबल रिवर्स कर दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। अभी देखो 50 यूनिट है ना रबर के अपने पास रखे, और मलेशिया भेजेगी तो 50 यूनिट, लेकिन इंडिया उसके सामने खाली 25 यूनिट क्लोथ के भेजेगी। कहने का मतलब ये, क्योंकि वो क्या करेगी, 2 के सामने 1 रबर मांगेगी, तो मलेशिया को 2 रबर देने पड़ेंगे, उसके सामने 1 क्लोथ मिलेगा। तो इसने जितना रबर दिया उसके सामने आधा क्लोथ मिला उसको, बराबर। अब यहाँ पे इसके पास, इंडिया के पास कितना बचा, इंडिया के पास समझो, इंडिया के पास टेक्सटाइल के कितने 25 तो थे, 25 थे, टोटल 100 का प्रोडक्शन हमने किया था टेक्सटाइल में, तो 25 इसको दे दिए, बचे कितने 75। अब 50 और 25 करो तो इसको 75, और 50 और 75 करो तो इसको 125, राइट। अब जिसका इक्वल था यानी मलेशिया का इक्वल था, देखो 2 दोनों का सेम है ना, तो उसको नो गेन। पहले भी 75 था उसका और अभी भी 75 है, उसका कोई गेन नहीं। लेकिन जिसका 1 है ये इन दोनों के बीच में है, बराबर है, जिसका 1 इन दोनों के बीच में है तो उसको क्या है, गेन होता है। कितने का गेन हुआ, इसको 50 का गेन हुआ। ये इस तरह से आपको, ये टेबल अगर उल्टा नहीं होता ना तो सिंपली प्रूव हो जाता है ये आसानी से, बराबर। पर टेबल रिवर्स में था, इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हुआ। अब इसके बाद आगे
इट मीन्स लिखा है ना, वहां से पेज आधा हो गया है वहां से। इट मीन्स 2:1, 2:1 टर्म्स ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल फॉर इंडिया एंड अनफेवरेबल फॉर मलेशिया। एक्सप्लेनेशन वापिस बता रहा हूं, तुम्हारा टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:0.5 और 1:2 है टर्म्स ऑफ ट्रेड, और डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो कौन सा आया तुम्हारा 2:1, तो 2 के साथ में मैच कर रहा है मलेशिया, तो जिसके साथ में मैच करेगा उसको फायदा नहीं होगा। और 1 जो इंडिया का है वो वापिस 0.5 और 2 के बीच में आ रहा है, 0.5 और 2 के बीच में 1 आता है ना, तो इसका मतलब इंडिया को फायदा यहाँ पे बताना है आपको। अब कंक्लूजन फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, अब इसमें जो बोलू वो एमसीक्यू के लिए टिक करना है आपको। देखिए, ट्रेड इज बेनिफिशियल टू अ कंट्री if it has absolute cost advantage, underline करो, in production of some commodities. The consumption gain from trade depends upon, underline करो, international terms of trade. International terms of trade यानी जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना 1:0.5 और 1:2, वो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड हुआ। और if the international terms of trade are different between domestic exchange ratio of two countries, both the countries will get the gain from international trade. If the international terms of trade are equal to the domestic exchange ratio, तो it will not gain। तो पहले ये दोनों में पहले ऊपर लिखो, ये थर्ड और फोर्थ को टिक करो पूरा। अगर समझो कि डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो 2:1 है, इसकी जगह पे मैं अगर 1:0.5 करूं तो मलेशिया फायदे में, इंडिया नुकसान में। फिर क्या है, मलेशिया फायदे में, इंडिया नुकसान में, क्योंकि 0.5 देखो ऊपर इंडिया का है, बराबर ने। 0.5 वो साइड पे कोने में देखो 1:0.5 लिखा है, वो इंडिया का है, इसलिए कौन फायदे में रहेगा, मलेशिया फायदे में, इंडिया फायदे में नहीं रहेगा। इक्वल हो गया वो फायदे में नहीं, बिटवीन हुआ वही फायदे में। Limitations of absolute cost advantage theory. This theory is not convincing because it is based on the assumption that one country must have absolute cost advantage over the country in one line of production. यानी कि एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ जगह तो ऐसी है दुनिया भर के अंदर कि दोनों कंट्री को दोनों चीजें बनानी आती है। यानी जैसे यहाँ पे क्लोथ और रबर, इसमें से क्लोथ इंडिया अच्छा प्रोड्यूस कर पाती है, रबर मलेशिया। लेकिन यूएसए की बात करो तो यूएसए तो हर चीज इंडिया से ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर पाती है, तो कैसे करेंगे उसके अंदर, बराबर ना। बट इन रियलिटी मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मे नॉट हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ओवर द डेवलप्ड कंट्रीज इन एनी कमोडिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, international trade will not be possible for such countries in any commodity, but even then they enter into international trade. This theory clearly fails to analyze such situation. यह सिचुएशन का सामना आपको समझ में नहीं आता कैसे करें, बराबर। इसलिए ये थियरी हमारे लिए बिल्कुल भी बेकार साबित हो जाती है। कब, जब अगर आपके दुनिया भर की कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया हो, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के अंदर, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये थियरी बिल्कुल काम की नहीं है। अब दूसरी थियरी आती है रिकार्डियन थियरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, उसका खाली इंट्रोडक्शन अभी आज पढ़ना है, बराबर, और एक्सप्लेनेशन इसी के बेस के ऊपर है। लेकिन पहले ये बराबर से समझ लो, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। डेविड रिकार्डो हैज डेवलप्ड द थियरी और प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये रिफाइनमेंट है, देखो लिखा है ना, किसका मॉडल, एडम स्मिथ का मॉडल, लेकिन उसको ज्यादा और सुधारा गया, बराबर ना। 1817 के अंदर इसने, रिकार्डो ने प्रेजेंट किया द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ऑब्जेक्ट टू स्मिथ्स एनालिसिस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इट इज द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज विच इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इसका बेस है, किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी बेनिफिशियल इवन इफ द कंट्रीज डू नॉट हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन एनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन ओवर द अदर्स। इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल हो सकता है अगर कंट्रीज को कोई भी एडवांटेज ना हुआ तो। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, a country will specialize in the production and export of that commodity in which it has comparative greater cost advantage। आगे हमने क्या देखा कि दोनों कंट्री, अगर कुछ कंट्री सबज प्रोड्यूस कर सके तो क्या करोगे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बेकार हो जाता है। पर अब यहाँ आपने ये देखना है कि अगर कोई चीज, कोई कंट्री दो चीजें प्रोड्यूस कर पाती है,
दोनों अच्छी प्रोड्यूस कर पाती लेकिन एक थोड़ी कम अच्छी प्रोड्यूस कर पाती, बात समझो मेरी। तो जो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर रही है उस पर फोकस करेगी। अब एक कंट्री एक उल्टी है, अंडर डेवलप कंट्री, जो दोनों चीजें बेकार प्रोड्यूस करती है, पर एक चीज है बेकार में थोड़ी अच्छी प्रोड्यूस करती है, बात समझे। उसको दोनों में डिसएडवांटेज है, लेकिन एक में डिसएडवांटेज कम है, तो वो कम डिसएडवांटेज वाली चीजों को प्रोड्यूस करेगी, ऐसा। और एक कंट्री को दोनों में एडवांटेज है, लेकिन एक में ज्यादा एडवांटेज है, एडवांटेज ज्यादा वाला और डिसएडवांटेज कम वाला वो प्रोडक्शन किया जाएगा। इसको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी बोलते हो, राइट। तो इसमें भी दो कंट्रीज है, इंडिया और मलेशिया, क्लोथ एंड रबर। दोनों कंट्री दोनों गुड्स बना पाती है और दोनों कंट्री के पास वही सेम एजम्पशन है, तुम्हारे एजम्पशन में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अब नाउ सपोज out of available resources, India can produce 120 units of cloth and 120 units of rubber, or any combination of cloth and rubber. So its cost ratio और domestic exchange ratio 1:1 है, दोनों प्रोड्यूस कर पाता है, राइट। और मलेशिया 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथ और 80 यूनिट्स ऑफ रबर, तो इसका डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। फिर ये टेबल खाली एक बार देख लो, इसको खत्म करते हैं। इंडिया एंड मलेशिया 120 इंडिया दोनों को, यानी 1:1, और मलेशिया 40 एंड 80, तो 1:2 हुआ। दिस टेबल एंड फिगर शोज दैट India has absolute cost advantage in the production of both the commodities, but it has comparative greater cost advantage in the production of cloth. So it will specialize in the production and export of cloth only. बराबर, ज्यादा एडवांटेज किसके अंदर है, क्लोथ के अंदर। अगर उसको तो वो ज्यादा क्लोथ प्रोड्यूस करेगी, जबकि मलेशिया दोनों ही कम प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसका ज्यादा बेनिफिट किसके अंदर है, रबर को प्रोड्यूस करने में, तो वो क्लोथ छोड़ देगी और रबर को प्रोड्यूस करेगी। इसके जो डायग्राम से लेके इसके जो नो ट्रेड सिचुएशन वाली थियरी है ना, वो अपने कल